कहानी की शुरुआत में हमें काया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। घर पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो उसका नहीं है बल्कि उसकी बहन का है, लेकिन अब उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है तो इसलिए वो उसका ख्याल रखती है। जाने से पहले वो अपने डैड को बताती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। इस बात पर पता नहीं क्यों उसके डैड बहुत अजीब सा मुंह बनाते हैं। खैर इसके बाद वो अपनी कार लेती है और उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर उसके दोस्त ने बुलाया था। वहाँ पर उसकी मुलाकात टेसा से होती है। टेसा उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। हालांकि काया को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो सिर्फ टेसा से मिलने के लिए आई थी। वो उससे मिल करके वापस जाना चाहती थी, लेकिन टेसा जिद करती है इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें जूलियन को दिखाया जाता है जो टेसा का बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर हम जेंडर को देखते हैं, वो जूलियन का दोस्त है। सभी दोस्तों ने प्लान बनाया था कि वो यहाँ से बहामस नाम का एक आइलैंड है वहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन इन सब के बारे में काया को पता ही नहीं था। हालांकि टेसा उसे मनाती है और उससे कहते भी है कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे, बस हम वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। इसमें बहुत मजा आएगा और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। टेसा बहुत जिद करती है तो इसलिए वो उसे मना नहीं करती है। ये सभी लोग जरूरी का सामान लेते हैं और जेट स्की से उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। वो आइलैंड यहाँ से काफी दूर था, इसलिए वहाँ पहुँचने में इन्हें थोड़ा सा वक्त लग रहा था। इसी दौरान रास्ते में जेंडर और काया का टाका भी भिड़ जाता है। दूर से ही आइलैंड देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये सभी लोग थोड़ी देर वहां रुकते हैं। आइलैंड पर पहुंच करके ये लोग ढेर सारी बातें भी करते हैं और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें बताते भी हैं। बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले ये लोग जा करके समुद्र का लुत्फ उठाते हैं। काफी समय तक मौज मस्ती करने के बाद ये सभी लोग जेट स्की से इस आइलैंड से वापस जाने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ से वापस जा रहे थे तो जूलियन ने अपने जेट स्की को थोड़ा तेज भगाना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से इनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो और टेसा पानी में गिर जाते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इधर जो हमारा जेंडर था वो काया को अपनी आंखों से गोली मार रहा था। बेचारे को ये नहीं पता था कि सामने जूलियन पानी में है। वो अपने जेट स्की से उसे रौंद करके निकल जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से जूलियन पानी के नीचे चला जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर जेंडर जूलियन के जेट स्की में जाकर के भिड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है। वो दोनों भी पानी में गिर जाते हैं। टेसा अभी भी पानी में सुरक्षित थी क्योंकि उसने लाइफ जैकेट पहन रखा था। कुछ समय के बाद काया जैसे ही पानी के ऊपर आती है तो वो जल्दी से भाग करके टेसा के पास जाती है। जूलियन तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो पानी के नीचे जा चुका था, लेकिन जेंडर की बॉडी ऊपर थी। एक्सीडेंट होने की वजह से उसके सर में चोट लग गई थी, इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। समुद्र के बीचों बीच इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें, कहाँ जाएं। इनका जेट स्की भी पानी में डूब चुका था। ये तीनों समुद्र में लगभग काफी समय तक ऐसे पड़े रहते हैं। फिर कुछ समय के बाद अचानक से काया को एक बोट दिखाई देती है जो इनकी तरफ ही आ रही थी। बोट की तरफ देख करके ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। उस बोट को कैल्विन नाम का एक मछुआरा चला रहा था और जब वो अचानक से इन लोगों को पानी के अंदर देखता है तो वो इन्हें बचाने के लिए इनकी तरफ जाता भी है। वो एक एक करके इन सबको पानी से बाहर निकालता है। एक एक करके सभी लोग बोट के ऊपर आ जाते हैं और इस तरीके से फिलहाल अभी के लिए इनकी जान बच जाती है। सिर्फ काया ही थी जो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो कैल्विन को बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बहामस आइलैंड पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन जब हम वहाँ से वापस लौटने लगे तो हमारा जेट स्की आपस में टकरा गया। मेरा एक साथी पानी में गिर करके मारा जा चुका है। इसके बाद वो कैल्विन से कॉल करके हेल्प बुलाने के लिए कहती है। काया की बात मान करके वो कॉल करने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, वो किसी के पास कोई कॉल नहीं करता, बल्कि अंदर जाने के बाद वो छुप करके इन सबको देख रहा था। कुछ समय तक जब कैल्विन नहीं आता है तब टेसा खड़ी होती है और वो पानी लाने के लिए अंदर चली जाती है। उसे भी गए हुए काफी वक्त हो चुका था। काया उसे बार बार आवाज लगा रही थी लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, इसलिए काया खुद अंदर जाती है देखने के लिए कि आखिर वो कर क्या रही है। इसके बाद वो अंदर जाकर के टेसा को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। हालांकि वो कमरे में कैल्विन को देखती है जो कुछ कर रहा था। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम करते क्या हो और यहाँ पर करने क्या आए थे। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो समुद्र में अलग अलग जीवों को पकड़ता है, बस यही उसका काम है। इसके बाद काया उससे पूछती है कि तुमने हेल्प के लिए किसी के पास कॉल किया कि नहीं, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैंने कॉल कर दिया है, लेकिन उसने किसी के पास कॉल किया नहीं था। वो अचानक से काया के पास आता है और उसे कुछ सुंघा करके बेहोश कर देता है। उसे बेहोश करने के बाद वो उसे ले जाकर के एक कमरे में कैद कर देता है। इसके बाद वो अपनी बोट को स्टार्ट करता है और उसे लेकर के दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर कुछ समय के बाद जब काया को होश आता है तब वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। यहाँ पर वो अपने दोस्त टेसा को भी देखती है जो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। हैश को बाहर से लॉक कर दिया गया था, इसलिए ये दोनों यहाँ से भाग नहीं सकते थे। यहाँ पर इन लोगों को कुछ निशान दिखाई देता है और इन निशानों को देख
देखने के बाद इन्हें इस बात का एहसास होता है कि इस जगह पर और भी लड़कियों को बंदी बना करके रखा गया था। काफी समय के बाद केल्विन हैच को खोलता है। दरअसल वो इन लोगों के लिए खाना लाया था। खाना देने के बाद जब वो जाने लगता है तभी काया उससे पूछती है कि उसे यहाँ पर क्यों बंद करके रखा गया है। वो केल्विन से भीख मांगती है, हाथ जोड़ती है कि हमें यहाँ से जाने दिया जाए। घर पर एक छोटा सा बच्चा है जो उसका इंतजार कर रहा है। वो केल्विन को मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि ये मेरी बोट है और तुम्हें इस बोट में मेरे हिसाब से रहना होगा। उसके मना करने के बावजूद भी काया ऊपर जाने की कोशिश करती है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है और वो जो इनके लिए खाना लाया था वो भी वापस ले लेता है। इसी वजह से इन दोनों को आज रात भूखे पेट ही रहना पड़ता है। अगले दिन सुबह में हमें मालूम चलता है कि जेंडर का इलाज न होने की वजह से वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। कुछ समय के बाद हम एक व्हाइट बोट को देखते हैं जो केल्विन की तरफ ही आ रहा था। इस बोट में थॉमस नाम का एक डॉक्टर था। वो अपनी बड़ी सी बोट को दूर खड़ा कर देता है और छोटा सा फिशिंग बोट लेकर के केल्विन के पास जाता है। इसके बाद वो थॉमस को लेकर के नीचे जाता है जहाँ पर उसने काया और टेसा को बंदी बना करके रखा था। दरअसल काफी समय से टेसा के पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो टेसा को पास बुला करके चेक करता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर उसका मकसद कुछ और था। ऊपर जाने के बाद थॉमस उसे ढेर सारे पैसे देता है। इसके बाद वो उसे एक लड़की की फोटो दिखा करके उसे उठाने के लिए कहता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। केल्विन थॉमस के लिए काम करता है। वो थॉमस के लिए लड़कियों को किडनैप करता है। एक डॉक्टर होने के नाते थॉमस को ये काम करने में काफी आसानी होती है। दरअसल वो इनके ऑर्गन्स को निकालता है और वो सबसे पहले जेंडर से शुरुआत करता है। काया ने एक दरार से देख लिया था कि ये लोग जेंडर के साथ क्या कर रहे हैं। ऑर्गन्स को निकालने के बाद ये लोग जेंडर की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। जेंडर का काम पूरा हो चुका था और अब ये लोग किसी और का काम पूरा करने के लिए आए थे। ये लोग टेसा को उठा करके ऊपर लेकर के जाते हैं उसका ब्लड सैंपल चेक करने के लिए। इधर हमें काया को दिखाया जाता है। जब कुछ समय के बाद उसे होश आता है तब वो चैम्बर के वोल्ट को खोलने की कोशिश करने लगती है। इस कमरे में उसे एक वायर मिला था। अगर उस वायर की मदद से वोल्ट को खोलने में कामयाब हो जाती है तो वो इस कमरे से बाहर निकल सकती है। थोड़ा मुश्किल तो था लेकिन वो आसानी से वोल्ट को खोल लेती है। इसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाती है। इधर हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो टेसा को जबरन उठा करके थॉमस के पास लेकर जाता है। थॉमस के हवाले करने के बाद केल्विन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद थॉमस टेसा को बेहोश करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय यहाँ पर काया आ जाती है जो उसे ये करते हुए देख लेती है। उसे रोकने के लिए वो कुछ हथियार वगैरह ढूंढने लगती है। वो एक स्पीयर गन को देखती है जो लकड़ी से बना हुआ था। उसे लेकर के वो बाहर जाती है और उसे थॉमस के ऊपर तान देती है। थॉमस को लगा कि बच्ची है वो इस गन को नहीं चला पाएगी, इसलिए वो उसे डराने लगता है। लेकिन तभी काया उसे शूट कर देती है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। काया जल्दी से भाग करके टेसा को छुड़ाने लगती है लेकिन तभी अचानक से थॉमस उसे पकड़ लेता है। उसे नीचे गिराने के बाद उसके गले को दबाने लगता है। शुक्र था कि समय रहते टेसा खुद को छुड़ा लेती है और वो एक छोटा सा टूल लेकर के थॉमस पर हमला कर देती है। थॉमस के शरीर से लगातार ब्लड निकलने लगता है जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद जब केल्विन यहाँ पर आता है तब वो ये सब देखता है लेकिन तब तक थॉमस मर चुका था और दोनों लड़कियां यहाँ से भाग चुकी थी। केल्विन देखता है कि फिशिंग बोट तो अभी भी यहीं पर है, मतलब कि वो फिशिंग बोट लेकर के नहीं गई। जब वो टॉर्च लेकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये लोग तैरते हुए थॉमस के बोट की तरफ जा रही थी। थॉमस का बोट ज्यादा दूर पर नहीं था। अगर बोट तक पहुंच गए तो ये दोनों यहाँ से निकल सकते थे। लेकिन आधे रास्ते में टेसा की हालत खराब होने लगती है क्योंकि थॉमस ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। इधर केल्विन जल्दी से जाकर के बोट को स्टार्ट करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद जब वो नीचे जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि लड़कियों ने वायर को काट दिया है। बेहोशी के इंजेक्शन की वजह से टेसा को चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो काया से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरी फिक्र मत करो वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। काया उससे कहती है कि ठीक है तुम यहीं पर रहना, मैं जल्दी से बोट लेकर के तुम्हारे पास आती हूँ। वो टेसा को छोड़ना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में उसे छोड़ करके जाना पड़ता है। टेसा को यहीं पर छोड़ करके वो अकेले ही बोट की तरफ जाने लगती है। बोट पर पहुंचने के बाद वो जल्दी से आगे वाले एरिया में जा करके रेडियो को ढूंढने लगती है लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक लैपटॉप दिखाई देता है और इसमें लाइव वीडियो चल रहा था। डार्क वेब पर अलग अलग लड़कियों को बेचा जा रहा था। इन्हीं वीडियो में काया खुद की तस्वीर देखती है। खैर इसके बाद वो जल्दी से रेडियो को ढूंढती है और उसे ऑन करती है। काफी समय तक वो रेडियो पर आवाज लगाती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन फिर अचानक से रेडियो पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो आसपास के रेस्क्यू टावर से बोल रही थी। उसके और उसके दोस्त के साथ में जो भी हादसा यहाँ पर हुआ था वो सारी बातें वो उसे बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि वो बीच समुद्र में एक बोट के अंदर फंसी हुई है और दो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं
जो उसे मारना चाहते हैं। तभी वो लड़की काया को बताती है कि तुम्हारे आसपास एक इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट होगा, उसे एक्टिवेट कर दो, हमें तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी। इसके बाद जब काया उसे ढूंढने लगती है तो उसे वो एंटीना तो नहीं मिलता है, लेकिन एक फ्लेयर गन मिल जाती है और वो उस फ्लेयर गन को अपने पास रख लेती है, क्योंकि अभी के लिए ये फ्लेयर गन उसके किसी काम का नहीं था। इसके बाद जब वो कबर्ड में देखती है तब उसे वो इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट मिल जाता है। उस लड़की के बताए अनुसार काया उस सैटेलाइट को चालू करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो चालू नहीं होता। जिसके बाद वो काया को बताती है कि तुम्हें इसे पानी में फेंकना होगा, तभी इसका सिग्नल एक्टिवेट होगा। वो उसे पानी में फेंकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। पानी के अंदर उसे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो जल्दी से नीचे वाले कमरे में जाकर के छिप जाती है। जब कुछ समय के बाद केल्विन तैर करके इस बोट में आता है तब वो हर तरफ काया को ढूंढता है, लेकिन उसे काया कहीं पर दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो जैसे ही बाहर जाता है तो उसी वक्त काया एक बैकयार्ड में से बाहर निकलती है। सैटेलाइट को फेंकने के लिए वो पानी की तरफ जाने लगती है। उसके हाथ में फ्लेयर गन था, उसे पता नहीं था, लेकिन उसके पीछे केल्विन आ चुका था। जैसे ही उसे मालूम चलता है तो वो घूम करके फायरिंग करने वाली थी, लेकिन तभी केल्विन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो आसानी से काया पर चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर के नीचे गिर पड़ती है। मरने से पहले वो आखिरी बार केल्विन को देखती है, उसे अपने हाथों से टच करती है। एक पल के लिए केल्विन भी उसकी आंखों में डूब जाता है, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि ये काया की बस एक चाल है। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो फ्लेयर गन से केल्विन को शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो बेचारा मारा जाता है। इसके बाद वो सैटेलाइट को लेती है और जैसे तैसे करके उसे पानी में फेंक देती है। पानी में फेंकने के बाद सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से कुछ समय के बाद काया बेहोश हो जाती है। रात से दिन हो जाता है और वो अभी भी उसी हालत में पड़ी हुई थी। लगभग जब दोपहर का टाइम होने वाला था तब रेस्क्यू टीम आती है। वो काया को देखते हैं, उसका इलाज करते हैं। ये लोग केल्विन को भी देखते हैं जो कि मर चुका था। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर को बुलाया जाता है जो काया को लेकर के यहाँ से जाती है। ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन काया को होश नहीं आ रहा था। इसके बाद हमें टेसा को दिखाया जाता है जो लाइफ रिंग के सहारे पानी के ऊपर टिकी हुई थी। जब रेस्क्यू टीम यहाँ पर आती है तब वो उसे भी बचा लेती है। टेसा सिर्फ बेहोश हुई थी, इसलिए उसे आसानी से होश आ जाता है। इधर काया को भी ऑक्सीजन देने के बाद उसे भी होश आ जाता है। तो फाइनली इस तरीके से दोनों लड़कियों को बचा लिया जाता है। काया के डैड को जब इन सब के बारे में पता चलता है तब वो जल्दी से भाग करके यहाँ पर आते हैं और अपनी बेटी को सही सलामत देख करके उन्हें काफी खुशी होती है। यहाँ काया और टेसा एक दूसरे को देख करके स्माइल करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।